ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये कर रहे थे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें क्या है, बाइनोमियल हमने देखा था लास्ट क्लास में क्या होता है, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, अच्छा हाइपर ज्योमेट्रिक, ठीक है ना। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं यूनिफॉर्म से, ठीक है। सो यूनिफॉर्म जो है दोनों में होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में। तो हालांकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कॉन्टिन्यूअस वाला ही है, डिस्क्रीट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख सकते हो तुम, क्योंकि ये थोड़ा सपोर्ट इसका फिक्स नहीं है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो तुम जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म की, तो इसका सपोर्ट कोई फिक्स नहीं है। एक्चुअली सपोर्ट में क्या होता है कि डिपेंड करता है क्या है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अगर ऐसा बोलूं कि जैसे कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा सपोर्ट जो होगा लाइक 1 2 3 अप टू कैपिटल एन तक, या कुछ और भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि वही होगा। जैसे यानी क्या होता है कि लेट x be uniform random variable on, या this have uniform distribution, x has uniform distribution on interval, मान लो इंटरवल तुम्हारा है, तो ये डिपेंड करता है, या ऑन इंटरवल कह रहा हूं, ऑन सेट जिसको सपोर्ट बोलेंगे हम, ऑन सेट या सपोर्ट जिसको बोलोगे तुम। इंटरवल होगा कॉन्टिन्यूअस के केस में, डिस्क्रीट में कोई डिस्क्रीट सेट होगा। तो जनरली हम लोग सेट क्या लेते हैं, 1 2 3 अप टू मान लो कैपिटल एन, ये है। या तुम ऐसा भी कर सकते हो ना, कोई जरूरी यही है, सपोर्ट हम कंसीडर ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट्स है, लेट्स से मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, मान लो a1 a2 अप टू an, इस तरह का पॉइंट है, n पॉइंट है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इसका वो फिक्स नहीं है, मीन वेरिएंस डेविएशन फिक्स नहीं है, क्योंकि सपोर्ट चेंज भी हो सकता है कि 2 से लेकर 10 तक यूनिफॉर्म हो सकता है इस तरीके से। मतलब इन जनरल मालूम ले लिए इस सेट पे यूनिफॉर्म है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ देन अगर कहीं ऐसा केस आता है, इसलिए बता रहा हूँ, डिस्क्रीट में यूनिफॉर्म का केस आता है तो सिंपल मतलब है कि हर पॉइंट पे इक्वल मास है, ये मतलब है। सो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ai कितना होगा तुम्हें बताओ, इस सेट पे यूनिफॉर्म है तो कितना मास होगा ईच पॉइंट पे। हाँ राइट, 1/n, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, कहना ये चाह रहा कि ये इक्वली लाइकली है, ईच आउटकम का प्रोबेबिलिटी सेम है, ये कहना चाह रहा है यूनिफॉर्म का मतलब। सो ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/n है, क्योंकि कोई भी ai एक है आउट ऑफ n। तो ये उस तरह केस हो गया, क्लासिकल डेफिनेशन टाइप का जो होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो उस तरह केस है। फॉर ऑल i 1 2, तो हालांकि यहाँ पे हाँ ठीक है i लिया मैंने, ठीक है ना। तो इस तरह से मान लो a1 इज 1, a2 इज 2, a3 इज 3, इस तरह से, तो ये सेट 1 से हो जाएगा। सेट चेंज भी हो सकता है, तो इसका ये मतलब। बाकी मीन वेरिएंस तुम्हें डेफिनेशन पता है डिस्क्रीट का, अगर जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से निकाल सकते हो कि यू नो दैट मीनिंग कि x की वैल्यू, और फिर जैसे मैं बोल दूं ai इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ai i फ्रॉम 1 टू n लाइक दिस। इस तरह से वेरिएंस भी मैं उस तरह से निकाल सकता हूँ, इसको ओपन कर सकते हो एंड देन यू कैन ट्राई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, सिंपल है कि ये तो 1/n हो गया आउट। हाँ क्यों, लेकिन वो तब होगा ना जब मैं सपोर्ट 1 2 3 लूंगा, मैं 1 2 3 नहीं लिया है ना। जो आप लोग कह रहे हो वो तब होगा ना जब मैं सपोर्ट लूंगा 1 से लेके n तक, मैंने वैसा नहीं लिया है। a1 मेरा कोई नंबर है, कुछ भी हो सकता है वो, a2 एक नंबर है, इस तरह से। सो वो स्पेशल केस हो गया ना, बुक में आपको ऐसे मिलेगा कि 1 2 3 अप टू कैपिटल n। सो उसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा कि a1 a2 अप टू an, तो ये क्या है कि नंबर्स हैं अपॉन n, सिंपल, ये समेशन ai अपॉन दिस है ना।
बाकी इस तरह से क्वांटिटी निकाला जा सकता है अगर उस तरीके से तुम्हें करना है तो बुक में जो लिखा होता है, सो आप लोग जो कहना चाह रहे हो बुक में ऐसा लिखा रहेगा कि x has uniform distribution over set ये है 1 2 3 अप टू कैपिटल N या स्मॉल n भी आप ले सकते हो। तो इस केस में चलो इसी केस में बताओ, तो इस केस में ये तो सिंपल है कि x इज इक्वल टू i जो होगा, मैंने i ही बोल दिया ईच पॉइंट को, दिस इज 1 बाई n फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 अप टू n, या i से अगर प्रॉब्लम है तो स्मॉल x ले सकते हो तुम, ठीक इस तरह से। अब इस केस में जो आप बता रहे थे बताइए अब क्या आएगा ex, n plus 1/2। हाँ तो ये आपका सिंपल है ना, डेफिनेशन लगा लो तो n प्लस 1/2 आएगा। सिमिलरली आप वेरिएंस निकालो, तो आप निकाल रहे हो तो n square minus 1/12। n स्क्वायर माइनस 1/12। yes sir। अच्छा mgf क्या आएगा फिर? sir 1 upon e की power t e की power nt minus 1 upon e की power t minus 1 1 upon n हाँ n e की power t ब्रैकेट e की power nt minus 1 upon क्या इस पूरे के अपॉन? yes sir। यस हाँ इस पूरे के अपॉन yes sir e की power t minus 1। सब मैं समझ गया तुम ये कहना चाह रहे हो। तो इसकी क्या, जो इसको इधर क्यों नहीं पाया फिर, ऊपर ही लिख लो e की पावर t, ये हालांकि gp बनता है शायद, gp से आ जाता है, सो ये -1 नीचे होगा अपॉन, ओके तो इसे प्रूफ किया जा सकता है, ये मुश्किल है ओ, सो ठीक है तो ये तो mgf आ गया। मतलब आप लोगों को पता है डेफिनेशन क्या mgf का, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, तो उसके हिसाब से हम ओपन करेंगे तो इस तरह से मिलेगा, आप चेक भी कर सकते हो। सो e की पावर है ना t इंटू 1 प्लस e की पावर t इंटू 2, तो इस तरह से वो gp बन जाएगा एन टर्म का। ओके सो तो ये तो आपका डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हो गया, पर देख लो अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ। मतलब ये आप डिराइव दो, तुम घर पे थोड़ा सीखने के लिए वो भी ट्राई कर सकते हो, आया कैसे, जैसे कुछ लोगों को ऑलरेडी पता आप लोगों को कि ये कैसे डिराइव हुआ है, जिन लोगों को थोड़ा ऐसा आश्चर्य लगे कि ऐसा कैसे आया, तो आप करके देखो, उससे सीखोगे आप कि एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन लगाओ, आप ट्राई करके देखो ये आ जाएगा, वेरिएंस का डेफिनेशन लगाओ आप ये आ जाएगा, एमजीएफ नहीं आता फिर पूछो, आप हमसे पूछ सकते हो कैसे आया, तो उसको हम ट्राई कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, बुक में डिराइव किया होता है वहाँ भी देख सकते हो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे डिराइव हुआ। मैं यहाँ पे सारा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप करके देखो, नहीं हो रहा तो आप पूछ सकते हो। सर आपके जो पीडीएफ है पेपर वाली डीओ के एचपीओ यूट्यूब सर ने वो किया हुआ ना ड्राइव पे अपलोड शायद। हाँ सर ड्राइव पर तो किया हुआ है, मैं बोल रहा था अभी क्लास में सर वो भी कुछ करके देखेंगे। हाँ तो सॉल्व, तो वहां से तुम डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है ड्राइव में? हाँ नहीं सर डाउनलोड कर सकते हैं, मैं बोल रहा सर अभी क्लास नहीं अभी नहीं है, तो वो मैं ये चाह रहा हूँ तुम लोग ट्राई करो पहले, और नहीं हो रहा है फिर मैं कराऊंगा, अगर तुम लोग नहीं करते हो कोई फिर मुझे कराना पड़ेगा। तो पहले तो एक बार थ्योरीज कंप्लीट करते हैं, फिर थ्योरीज खत्म जल्दी हो जाएगा, 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, 1 महीने में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर हम पेपर ही करेंगे, जो डीयू के पेपर हो गए, बीएचयू, एचसीयू और ये सीयू से, इस सब पेपर ही फिर क्लास होगी, मतलब प्रॉब्लम क्लास ही होगी, और उसमें प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज होगा उसका। हाँ मार्च में कंप्लीट हो जाएगा फिर? नहीं ट्राई करते हैं, मतलब जल्दी में तो है नहीं, हम लोग 3 से 4 क्लास ही है, तुम्हारा एग्जाम मई जून में होगा शायद, तो बहुत टाइम, तब तक आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉब्लम तुम्हारी जिम्मेदारी है, प्रॉब्लम तुम करो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। फिर डाउट तुम पूछ सकते हो, नहीं तो हमें बताओ कि मैं कराना है तो तुम बताओ, फिर वो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन कराएंगे, तो एंड में कराना ही है। टेस्ट जो होगा उसका डिस्कशन होगा, उससे पहले ये प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जो भी एग्जाम्स के हैं। ड्राइव में अपलोडेड है, तुम लोग ट्राई करो, आलस मत करो, ड्राइव का लिंक है,
ग्रुप में देखो डिस्क्रिप्शन में वहाँ है, वहाँ पे जाओ, उसको डाउनलोड करो और फिर सॉल्व करो। जो भी टॉपिक तुमने कर दिया है उसको सॉल्व करो। प्रैक्टिस से ही होगा, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करो उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बुक क्या है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हें ये देखने के लिए कि तुम्हारा एग्जाम का लेवल और तुम्हारा लेवल, तुम उस तक पहुंचे हो नहीं पहुंचे एग्जाम के लेवल तक, है ना। सो उस बुक में एक इंट्रोडक्शन होता है समझने के लिए, इंट्रोडक्शन दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, तुम्हें समझ आ गया। अब तुम प्रीवियस ईयर उठाओ, सॉल्व करके देखोगे तुम उस लेवल तक पहुंचे नहीं पहुंचे हो। नहीं पहुंचे हो तो सीखो, हमसे पूछो या कहीं से सीखो कि उस लेवल कैसे पहुंचे उस लेवल तक, ताकि वो क्वेश्चन देखो और तुम इजीली सॉल्व कर पाओ, तभी तो एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। ओके तो ये हो गया डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म पे। सो ओके तो देखो करते हैं। सो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म में क्या है, सो इसमें ये होता है कि तुम्हारे पास एक रैंडम वेरिएबल है, किसी इंटरवल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो उसके बारे में देखते हैं। सो मान लो ऐसा है कि लेट x have या x has uniform distribution over interval a comma b, है ना। सो है ना, जैसे मैं अपना एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बताऊं, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है कि कोई बच्चा जिसने तैयारी की और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वही बच्चा जिसका सिलेक्शन हो उसने ऐसा क्या अलग किया। मैं खुद समझता हूँ, हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका होता है, कुछ का नहीं होता है। तो मुझे यही समझ नहीं आता कि बच्चा वही प्रिटेंड ऐसे कर रहा है, उसने बहुत तैयारी की है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो हुआ है उसने भी यही बताया कि उसने तैयारी की है। तो मुझे समझ ये नहीं आता कि इसमें डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि उसका सिलेक्शन हुआ इसका नहीं हुआ। तैयारी दोनों पढ़ाया मैंने ही है, उसने भी सेम कंटेंट फॉलो किए हैं, सेम बुक किया है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों एक का सिलेक्शन हुआ एक का नहीं हुआ, ऐसा समझ, तुम लोग क्या समझते हो इसमें, ऐसा क्यों होता है। तैयारी तो उसने ऐसे ही बैठा तो नहीं था, कुछ तो किया होगा उसने भी, बट क्या इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, एक का क्यों हुआ दूसरे का क्यों नहीं हुआ, कहाँ डिफरेंशिएट, मतलब कहाँ कमी रहती है, कैसे होता है ये, तुमने ऑब्जर्व किया होगा ना, बताओ तुम में से कोई। मतलब कहीं तो कमी रहती है ना, वही तुम्हें देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि तुम, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस कई बार हो जाता है, या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसने तैयारी ही कम की है, उसको लगता है उसने बहुत किया है, लेकिन एक्चुअल में उसने कंपैरेटिवली कम किया है। क्योंकि तुम एक ही एग्जाम में सब बैठ रहे हो, एक लाइन पे हो, तो जिसने ज़्यादा तैयारी की, फिर कई बार बच्चे तैयारी करते एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो थोड़ी थोड़ी हर चीज़ें मैटर करती है। बट अगर तुम हर जगह थोड़ा सिंसियर हो तो तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। मेरा ये मानना ना, अगर तुम्हें कॉम्पिटिशन में हो और तुमने अगर सबसे ज़्यादा एफर्ट किए हैं तो तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि तुम्हारे साथ गलत क्यों होगा, अगर तुमने पूरा एफर्ट दिया तो गलत तुम्हारे साथ क्यों होगा, तो है नहीं। अगर तुमने कहीं कमियां छोड़ी हैं, कहीं गलतियां की हैं, तो उसका फिर भुगतना पड़ेगा। अदरवाइज यू आर द, तुम्हें मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हो और तुम्हें तैयारी की है। तो जैसे मैंने कहा पेपर सॉल्व करो, ड्राइव में पेपर अपलोडेड है, मैंने कहा, मैंने पूछा, अब जो बच्चा कर रहा है तो उसी का सिलेक्शन होगा ना, जो सॉल्व कर रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर मैंने किया था लेकिन हुआ ही नहीं, या मैंने पढ़ा था, लेकिन वो तुम्हें देखना एग्जाम की डिमांड तक तुम पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, पढ़ाई तुम कर रहे होगे, लेकिन क्या एग्जाम की डिमांड फुलफिल कर रहे हो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए और तुम अगर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तुमने जो पढ़ा है वो रिलेवेंट है। अगर एग्जाम के क्वेश्चन तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा, एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, तो क्या तैयारी का मतलब रह गया पीछे, तो तुमने कुछ कमी छोड़ी है। तुम्हें एग्जाम की डिमांड को फुलफिल करना है, एग्जाम तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उस लेवल तक पहुंचना है, वो डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये हर एग्जाम के लिए वैलिड है जहाँ तक मुझे लगता है ना। तो इसलिए लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में ये पता है ना क्या क्या पढ़ना है।
प्रीवियस ईयर ये बता रहा है कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं ना, तो उससे तुम्हें आइडिया लगेगा, फिर उसके हिसाब से तुम तैयारी करो, थोड़ा बेटर तैयारी करो उसके लेवल से। तो यही चीज़ है। सो कहीं ना कहीं कमियां छोड़ता है वो बच्चे जिनको सिलेक्शन नहीं होता है, कहीं ना कहीं कमी छोड़ता है, वो बाद में रियलाइज होता है या कहीं को रियलाइज भी नहीं होता है। सो एक्स हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए बी एंड सो क्या होता है यहाँ पर पीडीएफ इसके पास होगा ना, क्योंकि पहले सपोर्ट अगर लिखना चाहो सपोर्ट लिखो, सपोर्ट तो दिख रहा है तुम्हें कि ए बी है ना, इसमें अगर मैं बात करूँ इसका सपोर्ट क्या है, जैसे पिछले में सपोर्ट था ये इंटरवल, सपोर्ट में यहाँ ये इंटरवल है, यहाँ सपोर्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो देखो ये काउंट ये फाइनाइट सेट है और ये एक इंटरवल है, तो सपोर्ट यहाँ है सिंपल, एक्स की वैल्यू ए से बी होगी। अब तुम इक्वालिटी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ओपन ले रहा हूँ। अच्छा तो अब क्या है, अब इसके पास होगा पीडीएफ, तो इसके पास होगा पीडीएफ एफ एक्स ऑफ एक्स है ना, सो होगा पीडीएफ। तो हालांकि जिनका सिलेक्शन होता है कई बार होता है वो बच्चा भी श्योर नहीं होता उसका होगा कि नहीं होगा, है ना, एग्जाम के बाद ऐसा रहता है ना कि कोई कुछ बच्चे के साथ एडमिशन होता है, तो ऐसे ऐसे सुभद्रा थी पिछले बार, तो उसको लग रहा था कि एडमिशन होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे रिजल्ट आए थे, मतलब अराउंड 35 मार्क्स था शायद जैम में अराउंड, लेकिन उसको कानपुर में एडमिशन हुआ बाद में जाके, मतलब सेकेंड थर्ड लिस्ट में। तो कई बार होते हैं इन बच्चे का एडमिशन होता है वो भी अनसर्टेन रहता है कि होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था, तो उस तरह से होते हैं। सर आई थिंक आईआईटी एग्जाम में सर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही, मतलब टाइम मैनेजमेंट करके जो मतलब क्वेश्चन करे वो सबसे अच्छे से होता है। हाँ क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि जो मार्क्स आ रहे हैं वो इस चीज का नहीं आ रहा है कि आपने साल भर कितने पढ़े हैं, वो इस चीज का मार्क्स आ रहा है कि 3 घंटे में आपने कितना किया है एग्जैक्टली। तो वो साल भर की तैयारी आपको 3 घंटे में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसा होते हैं कई बार, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था सर। शुरुआत से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया था मेरा, उससे मैं क्वेश्चन करने के टाइम नहीं बचा था मेरे पास। हाँ ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो हमें है ना वो समझनी होती है, तो अभी से अगर आप है ना उस तरह से उस लेवल पे कॉन्शियस रहते हो तो फिर होता है कि हाँ वो गलती मुझे नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम, इस तरह से है। बट गलतियां पार्ट है लाइफ का, इट्स ओके, बस आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट, क्योंकि लाइफ जिंदगी भर एग्जाम चलता रहता है ना, ये कहने की बात है कि ये एग्जाम निकल गया तो मजे ही मजे हैं, कभी मजे नहीं है लाइफ में, तुम कहाँ जाओ जिंदगी भर तुम्हें हर जगह अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। सो ठीक है, पीडीएफ तुम्हारे पास है जी। सर आपने मतलब परिवार शुरू करने से एक बात पूछनी है सर, एक्चुअली बताओ क्या हो रहा है सर इन दिनों में ना, मतलब सर वो जैसे क्लास करते हैं उतने टाइम तो ठीक है, पर सर उसके बाद में खुद से बैठा ही नहीं जा रहा, जबकि हमें पता है कि एग्जाम भी आ गए, कॉलेज एग्जाम भी है, 2-2 चीजें करनी है, पर फिर भी सर नहीं बैठ पा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ वो डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन है, वो तुम्हारे घर में टीवी है, इंटरनेट है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये सब डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रही है, सिंपल सी बात है। क्योंकि हम भी उसी एज में जिस एज में तुम हो, तुमसे 4-5 साल बड़ा होऊंगा मैं और क्या, सो हमने भी तो वही एज देखा है ना जो तुमने देखे हैं, सो हमें पता है वो चीजें, तो यही सब चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करती है, सबसे ज्यादा फोन है, तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इनफैक्ट मैं भी ये सब करता हूँ, सो मुझे आइडिया है कि बच्चे कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन वो तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा खुद को ना कई बार। तो वो मेन यही सब चीज़ें हैं कि 2 मिनट पढ़े फिर फ़ोन लेके आधे घंटे फ़ोन चला रहा है, फिर 2 मिनट पढ़े फिर फ़ोन एक नोटिफिकेशन बजा, तो डिस्ट्रैक्शन आज के ज़माने में बहुत, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है ना, क्योंकि फ़ोन भी क्या है हर चीज़ का नोटिफिकेशन देता है, तो फ़ोन में इंसान उलझा रहता है, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसको तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा। टाइम 24 घंटे ही है और तुम जिस चीज़ को टाइम दोगे उसी में तुम अच्छा बनोगे। तुम फ़ोन अच्छा चला रहे, तुम्हारे फ़ोन की ज़्यादा जानकारी होगी, ऐप्स की जानकारियाँ होंगी, किसमें क्या है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि जिनको नहीं पता हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर जिनको पता है कि फेसबुक क्या है या फेसबुक चलाते कैसे हैं, करते कैसे हैं, किसमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सर लोग ही हैं, तो उनको मतलब कोई छोटी चीज़ कंप्यूटर में करना उनको नहीं पता है, जैसे पाइथन हम कैसे करेंगे तो उनको नहीं पता, क्योंकि वो उस जमाने के हैं। तो इस तरह से क्योंकि अब अभी का बच्चा है वो फटाक से कर देगा, क्योंकि उसने बहुत टाइम दिया उस चीज़ को, तो अब जिस चीज़ को टाइम दे रहा आप उसी में एक्सपर्ट हो, तो आपको अब देखना है कि ना कि तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, तुमने टाइम किसी और चीज को दिया है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कहीं और तुम अच्छा कर जाओ, तो उनका क्या होगा जो उस चीज में टाइम दिया है। तो यही तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम अगर फोन को टाइम दे रहे हो तो तुम फोन में एक्सपर्ट हो, फिर तुम एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करोगे तुम एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, मतलब सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, खुद के लिए भी इनफैक्ट, कि तुम्हें उन्हीं चीज में एक्सपेक्ट तुम कर सकते हो जिसको तुम टाइम दे रहे हो। अब तुम घर पे दिन भर टीवियां देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, या घर पे दिन भर फोन चला रहे हो, दिन भर कहीं बतिया रहे हो, तो ये सब क्या है,
तो उसी चीज में तुम एक्सपर्ट बनोगे जहां तुम टाइम दे रहे हो। अगर तुम पढ़ाई को टाइम दे रहे हो तो वो आप क्यों नहीं बैठ पा रहे हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे पास। डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो कि क्या तुम देखो एक दिन में टाइम नोट, मैं मेरा रजिस्टर में डायरी में सो के उठता पर लिखता हूँ कि आज क्या क्या करना है, या तुम डेली रात को मैं बैठता हूँ देखता हूँ दिन भर क्या क्या किया, मेरे पास लिखा हुआ है। सो लाइक इससे क्या होता है, तुम्हें पता है कि मुझे मैं इतने घंटे आज पढ़ाई किया, इतने घंटे टीचिंग किया, इतना घंटा ये किया, तो लिखा रहता है। अभी मैं जाऊंगा तो लिखूंगा कि अच्छा 6 से 8 पढ़ाए, 7 से 9 ये किया, तो इस तरह लिखा रहता है मेरे पास। तो इससे क्या होता है, एक मैथ तुम ट्रैक कर सकते हो तुम्हें टाइम तुम्हारा गया कहाँ। वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें लगेगा तुमने 12 घंटे पढ़े हैं, लेकिन पढ़े तुमने 2 घंटे ही हैं, है ना। तुम्हें लगेगा तुमने इतना किया है, ऐसा होता है। मुझे शुरू में लगता था कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, लेकिन अभी तुम देखो मैं डायरी, तो डायरी में मुश्किल से मैं 10-12 घंटे डेली करता हूँ। ये है कि 10 से 12 घंटे का डेली काम करने का सेंस कि स्टडी प्लस टीचिंग 12 घंटे का है मेरा। लेकिन ऐसे अगर मैं नोट ना करूँ तो बाकियों को या मुझे भी लगता था मैं 18 घंटे काम करता हूँ, ऐसा है। लेकिन एक्चुअल में काम 10-12 घंटे ही करता हूँ मैं। तो बस जब ट्रैक करो तुम्हें समझ आएगा, ओके सो इस तरह तुम्हारा टाइम यहाँ यहाँ जा रहा है ना, तो उससे तुम्हें समझना पड़ेगा। ओके अच्छा तुम्हें अपना ऑर्डर, तो मेरा रूटीन क्या है, मैं सोचता हूँ 12 से 6 सो जाऊं, 6 से 8 में चलो एक्सरसाइज हो गया, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट हो गया, 8 बजे लैब पहुंचूं, 8 बजे से रात को मान लो मैं शाम को 6 बजे तक लैब में हूँ, फिर 6 से 12 पढ़ाता हूँ। नॉर्मल रूटीन है, 12 से 6 सोना है, ये मेरा रूटीन है, मतलब नॉर्मली दिमाग में ये फिट है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, तो ऐसे ही समझा देता हूँ ना, ये मेरा जैसे स्लीप का टाइम है, लेकिन मैं सोता कितने बजे, 2 बजे, उठता कितने बजे, 8 बजे, ये एक्चुअल है, ये टाइम टेबल है। होता है ये 2 बजे सोता हूँ, 8 बजे उठता हूँ, फिर लैब मुझे पहुंचने 6 से 8 एक्सरसाइज करने का टाइम, एक्सरसाइज कभी नहीं करता मैं, खत्म। फिर 8 से 10 मतलब 8 से 6 तक मुझे शाम को लैब में बैठना है, मैं लैब 10 बजे पहुंचता हूँ, तो यहाँ 2 घंटे चला गया। तो इस तरह से है, 10 बजे तो चलो 6 बजे तक तो बैठता हूँ, फिर मैं टीचिंग का ठीक है। फिर रात को 2 घंटे कहाँ जाते हैं, इधर उधर फोन में या इधर उधर जाता है। तो यही सब चीजें तुम्हें भी देखना है, तुम मतलब तुम एक्चुअल क्या है तुम्हारा। तो ये तो मेरा टाइम टेबल फिक्स है, लगा हुआ है टेबल उसमें। फिर रात को जब मैं डायरी में लिखता हूँ कि मैंने आज ये काम किया, छोटी सी डायरी, बहुत पतली सी, मेरे पास होगी भी शायद, लाया होगा तो। सो बहुत मतलब छोटी सी, जो इतने हाथ साइज की जो होती है छोटी सी डायरी, उसमें लिखी हुई डेली का कि मैं सो के इतने बजे उठा, इतने बजे ये किया, इतने मतलब बहुत में 10 लाइनें होती है, पूरा भरा हुआ है पे होती 10 लाइन मुश्किल से, सो के उठा 6 बजे उठा, 6 से 8 ये किया, 8 से 10 ये किया, ऐसे इससे 10 लाइनें मुश्किल से पूरा दिन कवर हो जाता है। इससे मुझे ये पता चल जाता है अच्छा मैं कितने घंटे क्या किया। तो ये सब तुम भी ट्रैक कर सकते हो, कर क्या रहे हो तुम एक्चुअली। फोन चलाया तो लिखो तुमने फोन चलाया, इसमें तुमने फोन यूज किया, इंस्टाग्राम जो इज दैट, सोशल साइट तो छोड़ ही दो, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, फेसबुक नहीं चलाता, लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ मैं, यूट्यूब पे हूँ, व्हाट्सएप तो जरूरी है। तो इस तरह चीजें हैं, तो ये सब तुम्हें मिनिमाइज करना पड़ेगा कि एनीवे, ये जस्ट एक एग्जांपल दिया हूँ। तो ऐसा होता है कि रियलिटी कुछ और होती है, हम सोचते कुछ और है। ओके सो यहाँ पे क्या है, लेट एक्स हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए बी, सपोर्ट हमारा ये है, और यहाँ पे पीडीएफ हमारे पास है, एफ एक्स हमारे पास पीडीएफ है ना। तो पीडीएफ क्या होता है, जस्ट बताओ कोई टॉपिक से। हाँ, जस्ट 1/b माइनस ए, जब x की वैल्यू a से b में है ना। इस तरह सीडीएफ भी यहाँ निकालना आसान है इस केस में। इस केस में आप अगर सीडीएफ फाइंड करोगे तो क्या आता है, आपको a से x में इंटीग्रेट करना है इसको, तो इजी है, बताओ। नहीं सीडीएफ निकाल रहे थे, a से x में इंटीग्रेट करोगे तो आपका ये आएगा। और अब बचता है तो सपोर्ट हो गया, पीडीएफ हो गया, इसका सीडीएफ आसान है इसीलिए। और फिर आ गया मीन, जैसे आपका, तो मीन क्या है, कितना, हाँ b प्लस ए अपॉन 2 हो गया। वेरिएंस आपका हो गया कितना, वेरिएंस बताओ जी, b माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 12। और अब बचता है mgf, है ना। ये सब आपको जैसे मैं अभी, मुझे भी याद है और आप लोग बता रहे तो और इजी हो जाता है, बट अभी क्या मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसे आप भी घर पे चाहो तो हमारा डिवीजन जब कर रहे हो तो आप खुद से पूछो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, मतलब तुम्हें मैंने कहा था ना एक बार, मैंने एग्जाम वाले बैच में शायद लाभी दे रहा था एडवाइस में, कि तुम्हें अगर ये समझना है कि तुम्हारी सिलेबस कितनी तैयारी है तो क्या करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने CUCD की तैयारी शुरू की, अभी भी तुम्हें अगर खुद को चेक करना तुम्हें क्या क्या आता है, तुम क्या करोगे, एक पेज पे सबसे ऊपर लिखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, है ना, सिलेबस उठाया तुमने, अब तुम लिखो भाई कि पीएमएफ क्या होता है, तुम्हें पता है, किताब नहीं खोलना है, तुम पहले खुद से पूछो ना कि पीएमएफ क्या होता है, फिर जो तुम्हें समझ आ रहा हो लिख के देखो, फिर तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा तुम्हें पता है या नहीं है। बाद में तुम बुक से मैच करो या बुक से पढ़ो, तो उससे तुम्हें क्लियर होगा, ओ मुझे ये पता था लेकिन एक्चुअल में ये है,
कई बार ऐसा होगा, है ना, कि तुम्हें लगेगा अच्छा ये मतलब है, लेकिन वो एक्चुअल मतलब कुछ और है। कई बार डेफिनेशन पूछे जाते हैं, तुम उसकी प्रॉपर्टी बता रहे होते हो, ऐसा होता है ना कई बार कि उस टॉपिक के बारे में मुझे पता है लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और था। तो जब तुम खुद से एक बार रिवाइज करके देखो, फिर बुक में वही चीज पढ़ो, फिर तुम्हें ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि तुमने कुछ और सोचा था, वहां कुछ और होगा, कई बार सेम सेम भी होंगे। तो इस तरह तुम रिवाइज करके भी चेक कर सकते हो, तुम्हें ये पता है क्या, क्या ये तुम्हें पता है, क्या ये पता है, इस तरह से। जैसे मान लो अब तुम कोई ये रिवाइज करा, लिखेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो खुद से पूछा ना यूनिफॉर्म क्या होता है। अच्छा, तो यूनिफॉर्म में सपोर्ट ये है, पीडीएफ ये है, बिना देखे कहीं पे खुद से सपोर्ट ये है, पीडीएफ ये है, मीन ये है, वेरिएंस ये है, सीरीएफ ये है। इस तरह एक एक पॉइंट को डिस्कस करो, तुम्हें इससे ये समझ आ जाएगा तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। फिर जो आता है उसमें बेस्ट क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, प्रीवियस ईयर के या बुक के, तो हो गया तुम्हारी तैयारी। और फिर ऐसे तुम्हें आता है तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा, तो ये मानना है ना, अगर तुम्हें आता है तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा, ऐसे थोड़ी कि जो बच्चों को नहीं आता है उसका क्या सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर तुम्हारा नहीं हो रहा तो तुमसे कोई और बेटर है दुनिया में, तो वैसे तुम्हें बनना पड़ेगा, उस लेवल पे जाना पड़ेगा कि जो डिमांड है एग्जाम का, क्योंकि कंपटीशन है तो तुम्हें उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि सीटें फिक्स्ड हैं तो हमें उनमें आना पड़ेगा जितने का सिलेक्शन हो रहा है। तो हमें इस तरह से रिवीजन बार बार फिर करना पड़ेगा ताकि हम गलतियां मिनिमाइज कर सकें। ओके, बताइए एमजीएफ। हाँ, मतलब लाइक एक बार बी टी माइनस ई की पावर ए टी, हाँ, और यहाँ पे टी क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। ओके, एक्स, हाँ, तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, क्योंकि टी जीरो हुआ। अच्छा, हाँ, मतलब वही है एक्चुअली, ये ठीक है। जैसे मान लो जीरो पे तुम्हें निकालना है, यहाँ पर टी नॉट जीरो है, यस, क्योंकि टी जीरो होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। लेकिन आपको पता है कि एमजीएफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि एम एक्स जीरो क्या होगा, तो हालांकि ये तो रिजल्ट है, थ्योरम है ना, ये तो वन ही होगा, लेकिन वो आपको यहाँ शायद नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पुट करोगे टी को जीरो, ओ आपको हो गया ये तो 0.0 फॉर्म का हो गया, तो फिर आप लिमिट लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप t टेंस टू 0 लगा के देखो, आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है, मतलब 1 आएगा। और यहाँ पे हालांकि ये चीज t नॉट इक्वल टू 0 के लिए है, लेकिन चूंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये, mgf हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है 0 पे, mgf हमेशा डिफरेंशिएबल है 0 पे, और mgf डिफाइंड है 0 पे हमेशा, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो डिफाइंड होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा mgf हमेशा 0 पे। तो डिफाइंड है, वैल्यू 1 है, और ये डिस्क्रीट का भी, हाँ, mgf हमेशा, यस, डिस्क्रीट का भी। सो mgf हमेशा डिफाइंड रहेगा 0 पे, कॉन्टिन्यूअस रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा 0 पे, क्योंकि 0 उसके डोमेन में होना ही चाहिए, डेफिनेशन है। सो 0 मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ mgf। mgf एक फंक्शन है, तो t बराबर 0 पे हमेशा डिफाइंड होगा, मतलब डोमेन में हमेशा 0 होगा mgf के। ओके, तो ये तो इन्फॉर्मेशन होगा यूनिफॉर्म के बारे में, है ना, ठीक है। सो ये सब आपको याद रखना है खुद ही, जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें अप्लाई करने हैं कि हमें जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से अप्लाई करना है। पर इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार होता है क्या यूनिफॉर्म में, दोनों सेम होते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन। हाँ, वो हम आएंगे इन्फेरेंस में। तो x बार का ये तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, ये तो हर डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल रहता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होगा, सब में, यूनिफॉर्म में भी और सब में। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि x बार का जो मीन है वो x के मीन हमेशा इक्वल होगा। x बार वही ना सैंपल मीन जो है, हाँ, ये तो इक्वल रहेगा। सब ब्लर दिख रहा है सर, वीडियो आपको ब्लर दिख रहा है। हाँ, ये मिल रहा है इंटरनेट, ये इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा है शायद, मतलब मुझे तो ठीक दिख रहा है लेकिन ये स्लो स्पीड या कुछ। अच्छा, एक मिनट, इसका था यार,
ओके, तो थोड़ा वाईफाई को मैंने रीसेट किया, देखते हैं बेटर हुआ नहीं हुआ है। सो अभी दिख रहा है कि नहीं? हाँ फिर ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, यूनिफॉर्म तो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। यूनिफॉर्म के बाद है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सो चलो एक्सपोनेंशियल को पहले समझते हैं, फिर हम आएंगे गामा पे। तो एक्सपोनेंशियल में क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक्सपोनेंशियल में दो तरह का पीडीएफ है, तुम कई बार देखते हो कुछ बुक में ऐसा लिखा रहता है कि लेट x बी एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, या x हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन, चलो लैम्डा ऐसा लिखता हूं, एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्डा। तो यहाँ पहले ही मीन हमने स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि मीन स्पेसिफाई करना जरूरी इसलिए है क्योंकि फिर वो दो पीडीएफ है इसीलिए। सो उस केस में क्या होता है, देन जो सपोर्ट तो आपको पहले ही पता है। सो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल में सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट होता है x की वैल्यू जिसके लिए पीडीएफ नॉन नेगेटिव हो, पीडीएफ नॉन जीरो हो, सॉरी नॉन जीरो जी। हाँ, तो ये आपका जीरो से इन्फिनिटी है, x मोर देन जीरो हो गया। और पीडीएफ इस केस में क्या होगा, जब मीन लैम्डा है तो पीडीएफ क्या होता है एक्सपोनेंशियल का? जी, 1 अपॉन लैम्डा e की पावर माइनस x अपॉन लैम्डा। x आपका मोर देन जीरो है इसके लिए। फिर सिमिलरली हालांकि लिखे हैं तो सीडीएफ भी लिख लो। तो इसका सीडीएफ जो है आएगा, तो आप जीरो से x में इंटीग्रेट करोगे इसको तो क्या आएगा? सो ये आपके पास आएगा, है ना, जिस फॉर्म में है। सो सपोर्ट हो गया, पीडीएफ हो गया, सीडीएफ हो गया। एंड अब आपके पास है, चलो पहले मीन, तो मीन तो मैंने लिख ही दिया था, लैम्डा है। वेरिएंस कितना आएगा इसका? लैम्डा स्क्वायर, तो ये आपका लैम्डा स्क्वायर है। और mgf, सो इस केस में mgf क्या होता है? mxt, सो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी। बाकी लोग चेक करो क्या ये आएगा, या इसको दूसरे फॉर्म में? उस केस में होता है लैम्डा e की पावर लैम्डा टी में 1 अपॉन h। बाकी लोग वेरीफाई करो पहले। सो सर 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा टी। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करके टी को जीरो पुट करो, क्या आंसर आएगा? चेक करो। बताओ भाई, क्या ये सही है? बाकी बाकी लोग बताओ। ओके, तो आप लोग भी श्योर नहीं हो अभी तक हैं? एग्जाम में ऐसी सो 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा टी, हालांकि ये जो था ये कुछ ऐसा है ना, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपने लिखा है 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई लैम्डा टी, ये वाला हो गया, ठीक है ना? तो इस ठीक है अगर गलत, ठीक है ना? तो ये होगा
1/1 माइनस लैम्डा टी। अब देखो यहाँ पे यही एग्जाम में कई बार बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। अब आपके पास क्रेडिटी होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वैसे ना जल्दीबाजी में कर दोगे फिर बाद में घर पे अगर ये गलत हो गया, तो ये सब थोड़ा आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ओके, सो देख लो एक बार वेरीफाई करके कैसे वेरीफाई करोगे। तो कई बार क्या होता है ना, एक चीज जानते हैं ना कि जो mgf का डेरिवेटिव है, बताओ अभी जस्ट यहाँ पे जो कि मीन लिख रखा हमने लैम्डा, तो इसका डेरिवेटिव करोगे और t को 0 पुट करोगे तो आंसर मीन आना चाहिए। सो सर इजीली दिख जाएगा तुम्हें 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर इनटू माइनस लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब लैम्डा आ जाएगा, हाँ। तो इस केस में ये ठीक है। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि देखो जब मीन लैम्डा है तो ये है, और जो उन्होंने बताया था पहले वो कब होगा, जब मीन 1/लैम्डा है। तो पीडीएफ उस केस में लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तब वो वाला आएगा जो पहले लिखा था हमने, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि किस केस में क्या है। तो एक तो ये केस हो गया, चलो दूसरा वाला केस लिखता हूँ जो तुम, तो उस केस में क्या है कि x हैव या x हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ पे जो मीन होगा ना विथ मीन 1/लैम्डा, तो उस केस में जो आपके सपोर्ट तो कॉमन ही रहता है, सपोर्ट इज x मोर देन 0, जो पीडीएफ है, सो जो आपका पीडीएफ है, पीडीएफ, सो अब जो पीडीएफ होगा, सो अब पीडीएफ क्या होगा, यहाँ मीन 1/लैम्डा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओके ये पीडीएफ कब है, जब मीन 1/लैम्डा है। और दूसरा वाला केस ये था कि जब आपके पास मीन लैम्डा है तो पीडीएफ ये है, ओके। सो यहाँ मीन 1/लैम्डा है, तो उस केस में आपका ये वाला पीडीएफ है। सो इस केस में फिर से सीडीएफ अगर आप निकालोगे तो यू नो ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन की तरफ, पिछला जो हमने थ्योरी किया था। सो सपोर्ट हो गया पीडीएफ, सीडीएफ, मीन हमने लिख ही रखा है, सो मीन 1/लैम्डा, वेरिएंस 1/लैम्डा स्क्वायर, अब बचा mgf, ठीक। सो mgf बताओ इस केस में, हाँ तो जो वो था वो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, ये इसको आप ऐसे 1 - 1 अपॉन लैम्डा टी, तो ये मीन है, ये समझ लो, है ना। पिछले में बात 1 अपॉन दिस, तो ये मीन है यहाँ पे, जो भी टी का कोएफिशिएंट है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में वो मीन है। तो वैसे भी याद रख सकते हो या और भी टेक्निक ढूंढ सकते हो याद रखने का। सो 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा टी, दिस लैम्डा इज द मीन। हालांकि ये ऐसा है ना 1 - 1/लैम्डा टी की पावर -1, तो जब गामा होगा तो एक्चुअली ये जैसे बीटा है ये अल्फा हो जाएगा। सो ये एक्सपोनेंशियल का दूसरा केस है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जब मीन 1/लैम्डा तो इस तरह से पीडीएफ सीडीएफ रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा एमजीएफ में कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, सो यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा टी एमजीएफ कब होगा, जब मीन लैम्डा है, जब मीन लैम्डा है, और इधर जब मीन 1/लैम्डा है तो उस तरह से। चलो तो ये तो हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। फिर एक्सपोनेंशियल अगला क्या है, गामा था, है ना। तो गामा रैंडम वेरिएबल देख लेते हैं। तो इस तरीके से ही गामा के भी दो पीडीएफ है, क्योंकि गामा इज मोर जनरल केस, एक्सपोनेंशियल इज जस्ट अ पर्टिकुलर केस ऑफ गामा।
सो ये हो गया गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें क्या है कि मान लो ऐसा है, लेट x हैज गामा पैरामीटर अल्फा बीटा ले लेता हूं डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां भी एक्चुअली स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो जैसे मैं अगर लिख देता हूं गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन, यहां भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, मान लो विथ मीन, या इस केस में पीडीएफ तो मैं दिया होता है जनरली, नहीं तो स्टार्टिंग में बता रखा होगा कौन सा वाला गामा है, वहां क्लियर है, पीडीएफ दिया होता है, मेनली ये होता है। सो मान लो मीन अगर मैं अल्फा बीटा लिखता हूं, समझो, सो ये वाला केस क्या है, तो इस केस में सपोर्ट तो वही होगा, क्योंकि सीयूईटी में वो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं क्या मैथमेटिक्स में? जो पेपर हमें मिला नहीं था, लेकिन तुम्हें बीच में गामा अगर नोटेशन यूज नहीं करेगा, यूज करेगा तो उसमें पीडीएफ क्वेश्चन में ही लिखा होगा, तो वो पेपर देखो एक बारी तो पता चलेगा, क्योंकि सीयूटी का लास्ट टाइम ही पेपर हुआ था, अभी हमारे पास था, हम कर रहे थे, तो उसमें इंस्ट्रक्शन तो अलग से नहीं था फर्स्ट पेज पे, लेकिन ये है कि यहाँ तो मुझे लग रहा है कि उसमें जो क्वेश्चन में ही यूज करेगा तो बता देगा। जैसे मैंने लिखा मीन अल्फा बीटा, पीडीएफ। अब बताओ आप में से पहले कोई बताओ कि मीन अल्फा बीटा जब रहता है तो पीडीएफ क्या होता है? गामा अल्फा। हाँ, गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, बीटा की पावर अल्फा, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, ए की पावर माइनस एक्स बाई बीटा। तो देखो ये ध्यान रख सकते हो, 1 बाई बीटा यहाँ भी है, यहाँ भी 1 बाई बीटा ही है, समझ लो, मतलब बीटा डिनोमिनेटर में, यहाँ भी बीटा डिनोमिनेटर में है। सो x मोर देन 0, तो ये तो पीडीएफ हो गया। सीडीएफ निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, सीडीएफ आप फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to x में। सो तो यहाँ से क्या करते हैं, मीन, तो मीन तो मैंने लिख ही रखा है, तो कैसे याद रखोगे तुम? अभी तुम्हें देखा था कि एक्सपोनेंशियल में क्या हो रहा था, पीडीएफ था 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा x बाई लैम्डा, तो मीन लैम्डा था। तो सेम यहाँ पे जब बीटा डिनोमिनेटर में है तो मीन होगा अल्फा इनटू बीटा, और जब ये बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में होगा तब मीन होगा अल्फा अपॉन बीटा। वेरिएंस ऑफ एक्स है अल्फा बीटा स्क्वायर। अब बताओ इस केस में एमजीएफ क्या होगा? सर 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा। तो 1 अपॉन 1 माइनस बीटा टी इसकी पावर अल्फा, या जो कह रहे हो आप 1 माइनस बीटा टी इसकी पावर माइनस अल्फा। यहाँ भी आप दिमाग लगा सकते हो कि डिफरेंशिएट करके मीन बी अल्फा बीटा आना चाहिए, टी को 0 रखने पे वो आएगा। तो फिर से यहाँ ध्यान ये रखना, देखो यहाँ बीटा जब डिनोमिनेटर में है तो यहाँ बीटा साथ में टी है, ओके। सो इस केस में तो ठीक है, गामा जब मीन अल्फा बीटा उस केस में सपोर्ट पीडीएफ मीन वेरिएंस एमजीएफ, तो ये मेनली याद रखना है। दूसरा वाला केस क्या है? दूसरा केस है कि लाइक एक्स हैज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, सो पैरामीटर यहाँ भी अल्फा बीटा है, विथ मीन अल्फा अपॉन बीटा है आपका। अब मीन अल्फा अपॉन बीटा लिया मैंने, सो उस केस में फिर से सपोर्ट तो वही रहेगा x मोर देन 0 एंड पीडीएफ। सो पीडीएफ जो है fx ऑफ x। अब बताओ इस केस में जब मीन अल्फा अपॉन बीटा है, तो अभी आपने देखा पिछला पीडीएफ, उससे बताओ क्या होगा? गामा अल्फा, ठीक है ना, ऊपर भी टाइप अल्फा हो जाएगा, फिर हाँ, और e की पावर माइनस बीटा, तो अब ये हो गया माइनस बीटा एक्स, क्योंकि बीटा न्यूमरेटर में, यहाँ भी न्यूमरेटर में है, ठीक। और ये है जब x मोर देन 0 है, और फिर यहाँ पे इस केस में जो मीन होगा अल्फा, ध्यान रखना है बीटा जब न्यूमरेटर में है तो मीन में डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। यहाँ तुम अल्फा को 1 रखोगे
तो तुम्हें दिख जाएगा बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स, वो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स वाला वो आएगा, पीडीएफ आएगा एक्सपोनेंशियल का। तो जब लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स पीडीएफ एक्सपोनेंशियल का, तो मीन 1 बाई लैम्डा था, तो उससे भी रिलेट कर सकते हो तुम। सो दिस वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, और एम एक्स टी। सो अब एम जी एफ क्या होगा, वहां क्या लिखा था 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, तो बीटा की जगह 1 माइनस बीटा इसकी पावर अल्फा, या 1 माइनस 1 बाई बीटा टी इसकी पावर माइनस अल्फा। तुम रिलेट कर पा रहे हो कि अल्फा को 1 रखोगे एक्सपोनेंशियल वाला ही मिल जाएगा, या इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, बात बराबर ही है। तुम बीटा कॉमन ले लोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा बीटा अपॉन बीटा माइनस टी, वैसे ही जैसे लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी था वैसे ही। ओके, तो कोई भी एक फॉर्म याद रख सकते हो तुम। मतलब सर अल्फा को अगर 1 रख दे तो देखो अभी मैं करता हूँ आगे ये इसके बाद। सो अभी हमने ये लिखा, अब देखो दोनों पीडीएफ में लिखता हूँ यहाँ पे पैरेलली, और जरा समझो। सो एक पीडीएफ था 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर एक्स बाई बीटा एक्स मोर देन 0। दूसरा पीडीएफ था हमारे पास 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर बीटा एक्स एक्स मोर देन 0। ठीक है, तो ये गामा के दो पीडीएफ है। अब दोनों में अल्फा में 1 रख दो, दोनों में अल्फा को आप 1 रख दो, तो देखो ये पीडीएफ क्या रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। अल्फा को 1 रखो तो क्या मिला, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ भी आप देख पा रहे हो इजीली, सो ये बीटा की जगह लैम्डा, जो वहां लैम्डा हमने यूज किया एक्सपोनेंशियल वो बीटा है अब। सो ये आप देखो एक्सपोनेंशियल है सेम चीज। अब जो पीछे फॉर्मूला उसमें हर जगह अल्फा को 1 रख दो, जो भी आपने लिखा है उसमें अल्फा को 1 रख दो, तो आपको इस तरह मिलता रहेगा मीन बीटा वेरिएंस एक्स बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा स्क्वायर था, और एमजीएफ था, ठीक है ना। वहां अल्फा 1 हो जाएगा, तो यहाँ था 1 अपॉन 1 माइनस बीटा टी, उसकी पावर 1 हो जाएगी, है ना, इस तरह से। यहाँ भी वैसे ही है। सो ई एक्स 1 बाई बीटा वेरिएंस एक्स 1 बाई बीटा स्क्वायर, ठीक, और एम एक्स टी, तो जैसे मैं लिखता हूँ 1 अपॉन 1 बाई बीटा टी, वहां बस पावर अल्फा था ना, तो अल्फा 1 हो गया, जो पावर अल्फा था 1 हो गया, तो वैसे ही टी बाई बीटा भी लिख सकते हो इस तरह से, या जो भी जैसे भी याद रखते हो आप, बीटा अपॉन बीटा माइनस टी, याद है ना अल्फा, देखो पिछला में क्या था पावर अल्फा था, बस अल्फा 1 कर दिया तो एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन वेयर अल्फा इज 1। सो इन दो पीडीएफ जो गामा के हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल के दो पीडीएफ हैं। ओके, तो आप मीन से याद रख सकते हो, तो ये चीज है फाइन। तो ये तो हो गया तुम्हारा गामा के बारे में इंफॉर्मेशन और एक्सपोनेंशियल के बारे में। सो एक्सपोनेंशियल गामा बीटा नॉर्मल। ओके, कितना टाइम हुआ है, क्योंकि मुझे एक जाना है बर्थडे पार्टी में, टाइम है। सो अभी करते हैं आगे। सो स्क्रीन दिखाइए। जी जी जी,
ठीक है, तो गामा का इंफॉर्मेशन हो गया। अभी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब समझिए कि जैसे कोई रैंडम वेरिएबल है, मान लीजिए लेट x हैज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सो विथ पैरामीटर अल्फा एंड बीटा है ना, मान लो। सो इसमें भी दो है ना, एक बीटा 1 एंड बीटा 2। तो बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा सेकेंड काइंड। तो जनरली कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बीटा फर्स्ट काइंड है। सो तो यहाँ पे क्या होता है आप बताओ मुझे, सपोर्ट क्या होता है बीटा फर्स्ट काइंड में? x की वैल्यू 0 to 1 है ना। कई बार याद नहीं रहता, कई बार आपको लगेगा 0 से इनफिनिटी या रियल नंबर, तो ये आपको ध्यान रखना होगा किस डिस्ट्रीब्यूशन में x क्या है, सपोर्ट क्या है। सपोर्ट होता है उस इंटरवल पे पीडीएफ नॉन जीरो है, जीरो अदरवाइज ये है। तो यहाँ पीडीएफ, सो इसका पीडीएफ क्या होता है? ठीक है, बीटा फंक्शन ले लिया 1 अपॉन बीटा फंक्शन, उसमें अल्फा बीटा x की पावर अल्फा माइनस 1 जब x 0 से 1 में है, अदरवाइज 0 है। सीडीएफ निकालना था, कॉम्प्लिकेट रहने दो। तो पीडीएफ, अब इसका मीन कितना होता है? जी, और इसका वेरिएंस +1। फाइन, तो ये हो गया। अब बचा एमजीएफ। हाँ हाँ, एमजीएफ कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मतलब एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं होगा इसका, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा है। सो इसमें याद नहीं रखते एक्चुअली, है ना। इसका आप जो एग्जिस्ट करेगा बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसलिए। है ना, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। सो वेरी कॉम्प्लेक्स, इसको छोड़ दो। सो अब क्या है, इसमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। जैसे मान लो आप अल्फा और बीटा दोनों को 1 रख दो, तो क्या होता है? अच्छा, ये जो बीटा फंक्शन मैंने लिखा है, ये आपको आइडिया होगा किसके इक्वल होता है? गामा अल्फा गामा बीटा अपॉन गामा अल्फा प्लस बीटा, ये ना। एक तो ये हो गया, और ये गामा अल्फा का मीनिंग क्या होता है? तो गामा अल्फा, देखो ये सिंगल में गामा अल्फा का डेफिनेशन क्या है? पिछले हमने गामा जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया वो अलग है, गामा फंक्शन अलग है। ये जो मैथमेटिक्स का गामा फंक्शन है, सो गामा फंक्शन एट अल्फा, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? मतलब इसको कैसे डिफाइन करते हो तुम लोग को, जरूरत पड़ेगी। हाँ राइट, ये है। तो गामा अल्फा का डेफिनेशन ये है, मीनिंग ये है। अगर निकालना हो गामा की वैल्यू, ये गामा है ना फंक्शन है। सो गामा फंक्शन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, ठीक है। गामा फंक्शन एट दिस पॉइंट, वो जो डिस्कस है गामा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में था। ओके, अब मैं क्या कर रहा था, अल्फा बीटा अगर दोनों को 1 रखते हैं तो क्या बन जाता है? ये देखो, इस पीडीएफ में अल्फा कोई 1 बीटा कोई 1 रख दो तो क्या हो गया? बताओ, अल्फा बीटा दोनों को 1 रख दे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा? हाँ, यूनिफॉर्म 0 1 है ना, क्योंकि ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, तो सब 1 हो गया मिलके। तो एक्चुअली जो पीडीएफ आपका है वो 1 हो गया। कब? जब x 0 से 1 में है।
तो इसका मतलब जब अल्फा बीटा 1 लोगे तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसीलिए आप देखते हो कि जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है 1,1 दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ यूनिफॉर्म 0,1, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो बीटा 1,1 इज सेम एज यूनिफॉर्म 0,1, है ना। जैसे एक कोइंसिडेंस और अभी आगे देखेंगे आप कि लाइक एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, एक्सपोनेंशियल जिसका मीन 2 है दिस इज कोइंसिडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ व्हाट, इनको पहले जानकारी है। हाँ, हमने ट्रांसफॉर्मेशन में भी डिस्कस किया था इसको, जब ट्रांसफॉर्मेशन अभी कर रहे थे तो काई स्क्वायर 2। सो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 जो होगा आगे, अब एक्सपोनेंशियल में देख लिया अभी काई स्क्वायर देखेंगे, काई स्क्वायर n, तो काई स्क्वायर n में अगर n को 2 रख दोगे तो वही पीडीएफ आ जाएगी जो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 की थी। सो ये सब कुछ छोटे पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं आपको आइडिया है कि नहीं है। सो एक्सपोनेंशियल सर गामा 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? ये पुट कीजिए, थोड़ा सा वापस। x को 1 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आइडिया लग जाएगा आपको। सॉरी x अल्फा को 1 रख दो, जहां अल्फा 1 रख दो क्या आएगा, अल्फा को 1 रखो तो x की पावर क्या बनी, है ना। तो e की पावर माइनस एक्स, ये तो खत्म हो गया ना, x की पावर 0 हो गया 1, तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर लो तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ अल्फा मोर देन 0 होना चाहिए, कंडीशन होता है अल्फा मस्ट बी मोर देन 0। सो यहाँ कंडीशन है अल्फा शुड बी मोर देन 0, है ना। ये भी तुम्हें पता होगा, गामा हाफ, तुम x को हाफ रख के देख लो कितना आता है जी, गामा हाफ नहीं रूट पाई, है ना। तो गामा हाफ तो छोटे है, कई बार यूज हो जाता है ना। सो ये मैथमेटिक्स में गामा फंक्शन जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आएगा। सो गामा हाफ इज रूट पाई, ओके ठीक है ना। मतलब बीटा में जब x को 1 अल्फा को 1 बीटा दोनों को 1 रख देंगे तो यूनिफॉर्म बन जाता है। तो ये बीटा काइंड 1 का हो गया, टाइप 1 हो गया। बीटा टाइप 2 पे आएंगे, सो मान लो बीटा टाइप 1 टाइप 2 करके दे रखा होगा या फिर हम मेन से पहचानेंगे जैसा आपने अभी बताया गांव में। हाँ हाँ देखो, जनरली सिर्फ बीटा लिखा होता है तो उसका मतलब बीटा टाइप 1 ही होता है, और अगर वैसा होगा तो स्पेसिफाई करेगा वो, नहीं तो आपको पीडीएफ दे रखा होगा ज्यादा बिना कुछ बोले, तो आप पहचान लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये है जनरली जहां पे भी प्रॉब्लम है ना वो लोग पीडीएफ ही दे देते हैं, इस चक्कर में बचने के लिए कि उतना समझाना पड़ेगा तो वो पीडीएफ दे दिया, पीडीएफ पहचान लो खुद दिया, वैसा है। सो जैसे गामा में भी है, आपको दे दिया, आप खुद पहचानो गामा कौन सा मीन वाला कौन सा वेरिएंस वाला, जो भी पीडीएफ दे रखा है उसके हिसाब से मीन वेरिएंस एमजीएफ डिसाइड करो, वो है। तो गामा टाइप 2 है, गामा 2 डिस्ट्रीब्यूशन। सो मान लो लेट x हैज, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, बीटा ना, गामा नहीं बीटा, सॉरी। सो बीटा टाइप 2 डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पैरामीटर अल्फा एंड बीटा है, विथ पैरामीटर अल्फा एंड बीटा, विथ पैरामीटर अल्फा एंड बीटा। तो अब क्या करना है, तो सपोर्ट, सो इस केस में सपोर्ट क्या आता है, 0 से इनफिनिटी। तो सपोर्ट 0 से इनफिनिटी एंड सो सपोर्ट x मोर देन 0। पीडीएफ क्या आता है इसका, फिर 1 अपॉन बीटा अल्फा बीटा बीटा फंक्शन अल्फा बीटा x की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x अल्फा प्लस बीटा की पावर। ओके। सो इनटू में, तो यहाँ पे हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। तो x की पावर अल्फा माइनस 1 एंड देन दिस। अब तुम्हारे पास क्या है, इसका मीन क्या होता है, अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1, और बीटा यहाँ क्या होना चाहिए उसके लिए, मोर देन 1,
more than yes है sir. ना, क्योंकि तभी ये पॉजिटिव रहेगा. सो वेरिएंस इसका क्या आएगा? Sir, alpha, हम bracket में alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा -1 सर वहाँ आगे. -1 नहीं सर, alpha plus beta -1 पूरा एक साथ ले आएगा. इसके साथ ऐसा. Yes sir, और में beta -1 की power 2. हाँ, हाँ सर, alpha beta -2. फिर से यहाँ बीटा -2 यूज हुआ है तो बीटा में रेस्ट्रिक्शन होगा. So more than 2. हाँ, तो बीटा मोर देन 2. सो बीटा शुड बी मोर देन 2. MGF इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा तो MGF फाइंड कर सकते हो आप. मतलब लाइक ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ा होगा तो काफी, इसीलिए कोई पर्टिकुलर एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं होगा. ओके तो इसमें क्या है, हाँ तो कई बार अगर पीडीएफ तुम्हें इस तरह से दे देता है तो इजी रहता है मीन वेरिएंस निकालना, अदरवाइज तुम्हें पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो उससे बेटर होता है कि तुम अगर पहचान लेते हो क्योंकि x की पावर अल्फा -1 और 1 प्लस एक्स, तो x और 1 प्लस एक्स होगा उसकी पावर अल्फा प्लस बीटा. सो उससे थोड़ा मीन वेरिएंस निकालने में आसानी हो जाएगी. ओके सो क्या आगे रह गया, नॉर्मल. तो नॉर्मल को तो तुम जानते ही हो. सो ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा किस डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे याद होगा तुम खुद से पूछो, नोटबुक लो, खुद से पूछो और लिखो कि देखो आ रहा है, तो फिर उसको मैच करो बुक से या उससे क्या सेम ही है, तो इससे मतलब तुम्हें याद हो गया तो वो यूज कर पाओगे एग्जाम में, मतलब एग्जाम में कंफ्यूजन रहेगा. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी देख लेते हैं, फिर आगे अगले क्लास में करेगा तो नॉर्मल देख लो. सो नॉर्मल में क्या है, ठीक है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें क्या होता है कि लाइक that x has normal distribution with parameter let's say mu and sigma square. So ये तो आपको पता ही है. तो यहाँ पे सपोर्ट क्या होता है नॉर्मल में, तो यहाँ तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है. फिर बचा पीडीएफ. सो पीडीएफ आप सबको पता ही होगा 1/√2 पाई कितना सिग्मा ठीक है. सो ये है जब x रियल नंबर है. अब क्या है, तो यहाँ से फिर आपको पता ही है मीन म्यू वेरिएंस है ना, ये सब तो नॉर्मली हम बार बार यूज करते हैं तो याद है. इसका एमजीएफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर. ठीक है. तो ई की पावर में है, या इसी को बुक में ऐसा लिखा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर. ओके तो ये तो हो गया मीन वेरिएंस एमजीएफ. ठीक है. तो इसका थोड़ा प्रॉपर्टी ये स्पेशल है क्योंकि ये है ना उसके इसका जो मीन है, मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो ये मीन है अभी. ओके सो ये तो इसके बारे में जो कि आपको ऑलरेडी पता भी रहा होगा. सो ये नॉर्मल का समझना आपको. पीडीएफ क्या है, सपोर्ट पीडीएफ मीन वेरिएंस एमजीएफ, अभी ये ध्यान रखना है. बाकी चीजें हम क्वालिटी मतलब फाइंड कर सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो. ठीक है. तो अभी हम क्या देख रहे हैं, जस्ट वी आर लुकिंग इंट्रोडक्शन की लाइक किस डिस्ट्रीब्यूशन का
वो क्या है? तभी हमने एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, जिसमें क्या देखा कि डिस्क्रीट है तो पीएमएफ क्या है, कंटीन्यूअस है पीडीएफ क्या है, मीन वेरिएंस एमजीएफ। मेनली हमने ये देखा डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको याद रखना है, तो आगे हम डायरेक्टली अब यूज करेंगे एमजीएफ को, जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से। अब बचा नेक्स्ट टाइम, देखो यहाँ पे क्या बचा, पॉइजन एंड, पहले मैं थ्योरी कराता हूँ फिर क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। पॉइजन एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो पॉइजन में, एन लार्ज होगा तो, और उसको आप नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर आता है ये 3 काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ये नेक्स्ट क्लास में ये तीनों कर लेंगे, मतलब ये और फिर पॉइजन ये। हाँ सर ये नॉर्मल वाले में जैसे हम लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी, जैसे आप लिखिए सर अभी, हाँ हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लेस देन z लेस देन 2। तो सर हम इसको इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं ना, वो कैसे करते हैं? ये 5 2 -5 -3। हाँ हाँ सर। तो ये एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल, जो मैंने लिखा है अभी सिर्फ नॉर्मल लिखाया, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल, इसको मैं आगे थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो सो ये जो है इसका जो प्रॉपर्टी वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इसी में क्या होता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सर, जैसे कि वो तो मतलब मुझे पता है, पर इस ब्रैकेट को कैसे ओपन किया जाता है? हाँ हाँ हम हाँ लिखते हैं ना z लेस देन 2 माइनस z लेस देन 3 ऐसे करके। हाँ, तो आप देखो ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे आप बताओ आपका जब x लेस देन -2 मान लो लेस देन 3 है, जैसे आपने कहा उस तरह से मान लो तो इसको आप सीडीएफ के टर्म में कैसे लिखते हो आप लोग? f3 minus f minus 2 minus। हाँ, तो जिनका डाउट है बताओ, अभी क्या हर्ष पूछ रहा है, बताओ क्या होता है इसका? फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन, नहीं, सीडीएफ का टर्म में बताओ डायरेक्टली। f3 minus f3 हाँ, f3 माइनस माइनस f माइनस 2, मतलब f माइनस -2, यहाँ भी हालांकि माइनस होता ऐसे स्ट्रिक्ट माइनस, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो कॉन्टिन्यूअस में फर्क नहीं पड़ता इक्वलिटी है कि नहीं है, तो आप ये माइनस हटा भी सकते हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों इक्वल होगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये वही है एक्चुअली, ये फाई है, तुम जो जेड कह रहे थे ना, तो एक्चुअली जब तुम जेड लेते हो, देखो इसी में अभी क्या मैं जेड पे आता हूँ हालांकि, सो जब तुम z ले लेते हो -2 से 3 में, तो यही बन जाता है 5 3 -5 -2। और ये फाई क्या है, इसका स्पेशल नोटेशन है, सीडीएफ ही है, बट फाई इज सीडीएफ ऑफ नॉर्मल। देखो यहाँ पे, सो पिछले क्वेश्चन में जब x नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर था, तो तुमने म्यू को रख दिया 0, सिग्मा को रख दिया 1, तो अब तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसको हम रीनेम कर देते हैं, x की जगह z लिख देते हैं, z स्पेशल नोटेशन हो गया, वही चीज है। तो जो x है उसको अब रीनेम मैंने z से कर दिया, जब मैंने म्यू 0 ये 1 लिया तो ऐसा कर दिया। तो उसी तरीके से कि ये जो सीडीएफ होता है x का, उसको मैंने एक स्पेशल नाम दे दिया फाई, तो फाई कुछ नहीं z का सीडीएफ है एक्चुअली, जो फाई नोटेशन है वो z का सीडीएफ है, इसको हम अब ये लिखते हैं कब, जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल ले लेते हैं तब, ठीक है ना, बाकी चीजें कॉमन है, बाकी सब कॉमन है। अब तुम पीडीएफ लिखो, तो ये जो पिछला चीज था इसमें जहां जहां म्यू है उसको 1 रखो, सॉरी 0 रखो, और जहां सिग्मा है 1 रखो, तो ये आपका बच जाएगा 1/√2 पाई e की पावर -1x², ठीक है ना, क्योंकि अब फिर z लिख रहा हूं मैं, तो हम क्या करते हैं x की जगह z लिख देते हैं, जहां जहां x है उसको हम z लिख देंगे। तुम x लिखो गलत तब भी नहीं है, इसका मीन तो लिख ही रखा है 0, इसका वेरिएंस 1, इसका mgf वही अब म्यू, सो e की पावर म्यू t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर, तो म्यू तो 0, हाफ टी स्क्वायर, सो हाफ t स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। अब यही जो है जो मैं बता रहा था इसका, तो अब ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक, क्योंकि इसका मीन 0 हो गया, तो ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है। और फाई जो है वो कुछ नहीं है, जो यहाँ फाई नोटेशन मैं बोल रहा हूँ, फाई x इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू z, दिस इज सेम एज सीडीएफ ऑफ z एट x, तो ये सेम चीज है तीनों। तो जो फाई एक स्पेशल नोटेशन है सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और सर हम इस
मेथड को मतलब ऐसे भी लिख सकता है ना कभी, जैसे p of -2 to 0 plus 0 to 3। हाँ जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है। तो हालांकि होता क्या है यहाँ पे, क्या है कि एक रिलेशन ये है कि x अगर नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है तो आप क्या करते हो, x में म्यू घटाते हो और सिग्मा से डिवाइड करते हो, तो इसका नाम आप z रख देते हो। तो अब क्या होता है, ये वाला क्वांटिटी नॉर्मल 0 1 हो जाता है, ये चीज है। तो कई बार जो आप प्रोबेबिलिटी पूछा आपने से, मान लो x था मोर देन -2 लेस देन 3, अब मान लो ये क्वेश्चन है। सो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, x को मीन जो भी आएगा ये कर देंगे। अब यहाँ कोई क्वांटिटी आएगी फॉर एग्जांपल a और b, तो अब ये क्वांटिटी कैसा बन गया, ये बन गया कुछ ऐसा, प्रोबेबिलिटी z बोल देंगे उसको हम, z मोर देन a लेस देन b। तो इसको लिखेंगे phi b माइनस phi a। और ये phi का एक टेबल होता है, आपको पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, जो कि एग्जाम में लिखा रहता है। phi है ना, phi की वैल्यू दे रखी होती है, जैसे phi 0 हाफ होता है। तो phi 0 हाफ का मतलब ये हो गया कि हाफ तक प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। phi 0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हाफ होता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी कितनी है ये बोलना चाह रहे हैं। हाफ हाफ, हाँ सिमेट्रिक है, इसलिए हाफ इधर हाफ इधर, ये बाकी वैल्यू दे रखी होती है। जैसे phi 1.96 क्या होगा, इस तरीके से वो सब दे रखा होगा, phi 2 क्या होगा, ये सब दे रखा होगा, टेबल से देखेंगे, या टेबल दे रखा होगा या वैल्यू स्पेसिफिकली दे रखा होगा एग्जाम में। ठीक है, ओके। सो आज मैं यही रखता हूँ, यही तक रखता हूँ। अगले क्लास, आज थ्योरी किया मेनली हमने, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस देखे हैं बस, जो कि आपको ऑलरेडी शायद पता भी रहा होगा, बस मैं रिवाइज किया है एक बार। क्वेश्चंस देखेंगे अगले क्लास में, वो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। आप साथ में प्रैक्टिस करते रहो प्रीवियस ईयर। डाउट क्लास कब लेंगे? डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, जीपी जो सेंड करी थी उसमें हम करे थे कुछ तो प्रॉब्लम है ग्रुप में, जीपीपी रैंडम वेरिएबल की। अच्छा उसमें डाउट है, चलो अच्छा है ना, आपने एड्रेस किया, आपके बारे में बाकी लोगों का भी तैयारी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में शुरू में ही पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में। सर एक बात बोलना था। हाँ हाँ बोलो। कि सर अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो ग्रुप पर भी शेयर कर दिया, तो मतलब एक दूसरे की हेल्प से भी हम कर लेंगे। हाँ ये भी हो जाएगा, तुम पोस्ट कर दो स्क्रीनशॉट लेके, कोई सॉल्यूशन भेज दो, सॉल्यूशन भी भेज दिया करो बाकी लोग। कई बार क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन भेजता है कोई सॉल्यूशन नहीं भेजता है, तो जिनको आता है भेज दो, तुम शेयर करोगे तुम्हारा भी नॉलेज माने बढ़ेगा, ये है। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ ठीक है जी, चलो थैंक यू। थैंक यू सर।